नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कांग्रेस पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा कांग्रेस कार्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें दिल्ली जंतर मंतर पर हुई महिला पहलवानों के साथ बर्बरता पर चर्चा की गई। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के खिलाफ तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि शोषण के आरोप लगने पर भी कोई कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करने से सरकार पीछे हट रही है। और वहीं पर निरंतर ब्रजभूषण को बचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ ने ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और कांग्रेस का कहना है कि यदि 5 दिन के भीतर कोई उचित कार्रवाई ब्रजभूषण के खिलाफ देखने को नहीं मिली तो कांग्रेस प्रदेश में सीएम और दिल्ली में पीएम आवास को घेरेगी। कानपुर से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान कानपुर विधायक उमेश कुमार का जमकर निशाना वो साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनके प्रयासों से हो रहे विकास कार्यों का श्रेय उमेश कुमार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 2017 में नगर पंचायत ढंडेरा को सीवर व्यवस्था और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्राक्कलन की स्वीकृति के लिए पत्र सरकार को लिखा था और इसके अलावा 2019 में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कई विकास कार्यों को लेकर मांग पत्र दिया गया था, लेकिन बहुत से कार्य अब स्वीकृत हो रहे हैं और धरातल पर आ रहे हैं, जिनका श्रेय मौजूदा विधायक उमेश कुमार ले रहे हैं। विकास कार्य हमने कराए हैं, उनका श्रेय दूसरे उमेश अगर लेंगे तो ये अशोभनीय है। मैंने साक्ष्य दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, फेसबुक पे कह दिया कि मोहनपुरा और ये जो है आपका मिलाप नगर की ये जल निकास योजना मैंने कराई। कैसे करा दी भाई? 2019 पहली मार्च को मैंने तत्समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को लिख के दिया। मुख्यमंत्री घोषणा 8 मार्च को हुई, फिर 20 मई 2020 को शासनादेश जारी हो गया। मैंने दोनों के साक्ष्य आपको दे दिए। पिछले महीने केंद्र ने, हमारे प्रदेश सरकार ने उसकी धनराशि जारी कर दी। ये तो यूजुअल प्रोसीजर है। सरकार में समय लगता है, घोषणा होती है, उसकी घोषणा का जियो जारी होता है, जियो के बाद धनराशि जारी होती है। ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब तक 2019 में मैं विधायक था, 2020 में मैं विधायक था। तो ये झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। 376 का बलात्कार का मुकदमा इसने नहीं लिखा है, जिसमें इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कोई महिला है भावना पांडे, वो गई हुई हैं, वो केस की सुन। उत्तराखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आज और कल भी बारिश के आसार की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की तरफ से कहा गया कि आज और कल पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम यात्रा करने के लिए बड़ा ही अच्छा है और इस मौसम में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से नहीं है। तारीख जून की हो गई है और देख ही रहेंगे, जो एक्टिविटी चली रही तो कल उसका पीक ही था। आज से तो थोड़ी एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, पर फिर भी आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ चारधाम लोकेशंस भी है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, और गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट उनमें जो चारधाम लोकेशंस भी अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो वहाँ पर तो आज भी अनेक जगहों तक में जो है हल्की मध्यम तक की जो बारिश है वो मिलेगी। और चारधाम लोकेशन में तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बर्फबारी जो है आज भी वो मिलेगी, जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई का जो एरिया है उसमें वो मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो कम रहेंगे आज कल की अगर बात करें 2 दिन आगे भी, लेकिन उसके बाद थोड़े जो टेम्परेचर वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जो एक्टिविटी है वो भी कल से काफ़ी कम है। तो कल से छुटपुट एक्टिविटी तो हैं, कल से भी, कल भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं या चारधाम लोकेशन है, पर वो एक आप कह सकते हैं कि जो वहाँ का लोकल वेदर है, जो शाम के टाइम थोड़ा डेवलपमेंट होकर थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो जाती है, तो उस तरह का रहेगा, कल से कम हो जाएगा काफ़ी।
भूवैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में आज सुबह से हो रही बारिश पूर्वाह्न 10:30 बजे थम गई। बारिश तेज झमाझम बारिश ने जहां मंदिर के आसपास का माहौल सर्द कर दिया, फिर भी मंदिर के सिंह द्वार के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे। वहीं बद्रीपुरी में तीर्थ यात्रियों का आने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक करीब 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर श्री हरिनारायण प्रभु के दर्शन करने पहुंचे। और मौसम के बदले मिजाज के बाद भी प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो झमाझम बारिश ने जहां मंदिर के आसपास का माहौल सर्द कर दिया है, फिर भी मंदिर के सिंह द्वार के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए नजर आए। बीकेटीवी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीपुरी में तीर्थयात्रियों का आने जाने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर श्री हरिनारायण प्रभु के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को जहां 20,000 श्रद्धालु बद्री धाम पहुंचे, वहीं मौसम के बदले मिजाज के बाद भी प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर जहां पूरे भारत में जगह जगह विरोध हो रही है, तो वहीं पर हल्द्वानी में भी ब्राह्मण महासभा और अन्य संगठनों ने मिलकर साक्षी के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर साहिल का पुतला फूंका और एक जुलूस के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें साक्षी के हत्यारे साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा को लेकर मांग की गई। और हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर 16 वर्ष की साक्षी के साथ साहिल नामक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी और इसके बाद पूरे भारत में आक्रोश देखने को मिला। वहीं हल्द्वानी में ब्राह्मण महासभा और अन्य संगठनों के लोगों ने भी साहिल का पुतला फूंका और केंद्र सरकार राज्य सरकार से जल्द फांसी देने की मांग की। तो वहीं पर तमाम सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने कहा कि आज दिल्ली जैसे राज्य में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फ्री नजर आ रही है और इससे साफ होता है कि आज भारतवर्ष के अंदर महिलाएं और बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ऐसे अपराधियों को सरकार के द्वारा न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति भी इस तरह की हरकत ना करे। चीज़ वही रहेगा। बहुत बड़ा कारण है आज हमारे बच्चियां क्या महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा कांड आज दिल्ली में हुआ है, राहगीर आते जाते लोग देख रहे हैं, किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं करी। अब इसमें आप खुद बताइए कि किसकी महिलाएं या किसके बच्चे सुरक्षित हैं। हम लोग तो यही आज हम जाके हम सरकार को यही ज्ञापन देने वाले हैं कि आप लोग कुछ इस चीज़ में बहुत बड़ा सा कदम उठाइए। सारे हत्यारे ऐसे घूमते हैं और दिल्ली ऐसे शहर में जो सब लोग देख रहे हैं वहाँ पर, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया उस बच्ची को बचाने। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। ब्राह्मण महासभा संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और ऐसे में साक्षी को न्याय दिलाने की मांग ब्राह्मण सभा करता हुआ नजर आया। संगठनों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग की है और साथ ही साक्षी हत्याकांड को लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उसी हिस्से में हल्द्वानी भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो की आत्महत्या करने के बाद से हड़कंप मच गया। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों के लिए बने हुए बैरक में कमांडो ने खुद को AK-47 से गोली मार ली। घटना के वक्त वहां पर कई लोग मौजूद थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और इस संबंध में देहरादून के SSP DIG दिलीप सिंह कोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अभी जरूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन घटना क्यों हुई इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए सभी एविडेंस एकत्रित किए जा रही हैं। और रही बात छुट्टी की वजह की, तो 16 जून से छुट्टी जाना था जिसके लिए एप्लीकेशन दी गई थी, जबकि इसका अप्रूवल भी दिया जा चुका है। और एक वजह यह भी हो सकती है कि वेपन की सफाई करते समय गोली चलने से भी मृत्यु हो सकती है।
उसका अपने कोई टेंशन है उसके उसके लगी हो, वो कारण से हम जानकारी कर रहे हैं। बताया गया कि 16 तारीख से इसकी छुट्टी सैंक्शन है और मांगा भी 16 तारीख से ही छुट्टी इसने, ठीक है। और ये घर में इस महीने के आखिरी में भागवत जागरण का कार्यक्रम था, ये है। कल ही इसका परिवार अपना भेजा है, कुछ रिलेटिव आए हैं यहाँ पर, अंदर आए हैं और उनके बाकी परिवार के लोग सब अभी पौड़ी में हैं, अगरोड़ा कफल सिंह पट्टी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, यहाँ AK-47 से कमांडो ने खुद को गोली मारी, लेकिन दो बातें सामने आ रही है। पहली ये कि कमांडो ने खुद को गोली मारी, दूसरी ये कि यहाँ पर AK-47 को साफ करते वक्त गोली चल गई। हकीकत क्या है? बिल्कुल प्रियंका, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सुरक्षा में लगे कमांडो ने अपनी खुदकुशी की जो घटना है वो सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपने ही जो सर्विस वेपन था AK-47 उससे अपने गोली मार करके आत्महत्या की है। क्योंकि अभी ये आत्महत्या है या फिर कोई एक्सीडेंटल है, तो इस बात की अभी कोई भी पुलिस अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये दोपहर के समय की घटना बताई जा रही है। क्योंकि पुलिस को जब सूचना मिली तो उस वक्त लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में पुलिस को सूचना मिली। जिस तरह से जो IG है अभिनव कुमार, उन्होंने जो सूचना दी है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि अभी 2 बजे के 2 से 2:30 के बीच में ये सूचना प्रसारित हुई। क्योंकि ये सिंगल शॉट था, इसमें शोर नहीं हुआ था, ना ही कोई लड़ाई झगड़े कोई आवाज आई, और दिन का समय था। क्योंकि दिन के समय ज्यादातर जो कमांडोज हैं, जो उसके साथी जो सुरक्षा कर्मी है, वो भी सब कहीं कहीं इधर से उधर ड्यूटी पे थे। उस समय कौन मौजूद था अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हुई। और ये सफाई करते समय इसमें धोखे से फायर हुआ है या फिर किसी अन्य के द्वारा ये फायर किया गया है या फिर खुदकुशी की गई है और आत्महत्या की गई है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो देख करके जो पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया है मीडिया को, उससे ये लगता है कि अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं है और पुलिस के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम फोरेंसिक जो फोरेंसिक टीम थी उन्होंने वहां पे साक्ष्य भी जुटाए हैं और उनके परिजनों को भी बताया गया है। हालांकि ये जरूर पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही थी कि वो जो प्रमोद रावत है, जो कि जो आज जो इस पूरी घटना में जो जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने 16 तारीख से छुट्टी मांगी थी और ऐसा कहा जा रहा था, सूत्रों के हवाले से जो मिल रहा था कि छुट्टी नहीं मिलने के कारण भी ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन इसकी कोई अभी साक्ष्य नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। अब क्योंकि 16 तारीख भी अभी काफी दूर है और ऐसे में DIG SSP जो देहरादून है, जो दलीप सिंह कुंवर, उन्होंने भी ये चीज स्पष्ट कर दी है कि जो छुट्टी उन्होंने 16 तारीख को मांगी थी प्रमोद रावत ने, उसको छुट्टी भी अप्रूव कर दी गई थी। और इसी माह के अंत में जो प्रमोद रावत हैं उनके गृह जनपद गृह क्षेत्र में उनके जो गांव है, वो उनके पैतृक गांव में, वहां पर एक कथा भागवत का एक प्रोग्राम था, उसमें उनको जाना था, इसीलिए वो छुट्टी की मांग कर रहे थे। लेकिन छुट्टी की कोई ऐसी समस्या नहीं थी, छुट्टी उनकी पहले से ही अप्रूव भी हो गई थी और अभी छुट्टी का समय भी था। ऐसे में अब अन्य कई पहलुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसकी जो साक्ष्य है उनको जो है अभी जो जुटाया जा रहा है और एक फोरेंसिक टीम के द्वारा भी वहां से साक्ष्य तमाम इकट्ठे किए गए हैं और पुलिस हर स्तर से इसकी जांच करेगी और जांच के बाद में ही इसका खुलासा हो पाएगा। हालांकि ये जो दोपहर जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बगल में ही जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनके लिए वहां पर बैरक बनी हुई है, उसी बैरक का ये पूरा मामला है। उसी बैरक में ये सुरक्षा कर्मी सभी वहां पर रहते हैं और ये दोपहर का ये घटना बताई जा रही है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की। लेकिन पुलिस को अन्य लोगों को जब जानकारी हुई उसमें लगभग 2 बज चुका था। 2 बजे के बाद ही ये पूरी जो पूरा मामला है उसके बारे में अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो तत्काल अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। हालांकि मीडिया से बात करते हुए यही पुलिस के अफसरों के द्वारा जानकारी दी गई है। चलिए, शुक्रिया पवन दीक्षित सारी जानकारी के लिए। डोईवाला क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के संदिग्ध लोगों ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर रिवाला तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मामलों पर ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आजकल जिस तरह से समुदाय विशेष के द्वारा संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में डोईवाला तहसील में और साथ में आपके थाने में ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे रहे कि जो लगातार बानीवाला डोईवाला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि रेडी के माध्यम से कुछ व्यक्ति आते हैं और एक घर की निगरानी करते हैं और बाद में उस घर पे चोरी करते हैं। तो हमने मांग रखी है कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत के तुरंत हटाया जाए। और दूसरी मांग हमने ये की है कि जैसे यहाँ पे पट्टे की ज़मीन पे कई लोगों ने भूमि कब्जा रखी है, तो इनको जल बिजली कहाँ से मिल रही है। तो ये मुख्य हमारे मुद्दे जो यहाँ पे थे। हम और अगली खबर गदरपुर के मामला ग्राम डॉकपुरी से है, जहां पर गैस सिलेंडर से रेगुलेटर लगाते समय चूल्हे की आग के संपर्क में आने से सिलेंडर में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास में 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल घर के बरामदे में चल रहे लकड़ी के चूल्हे के संपर्क में आने से गैस ने आग का रूप धारण कर लिया और सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सिलेंडर में लगी आग बुझाने के प्रयास में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, साथ ही 3 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया। ये सर परसों हमने सिलेंडर मंगाया था एजेंसी से, किताब से वाला मोदी वाला। अच्छा। तो वो खाना बनाने के टाइम ना आज वो परसों बच्चों से लगानी, मैंने उसका जैसे ढक्कन खोला वैसे ही पता नहीं क्या हिसाब है, गैस अपने आप ही ऊपर कुछ सुई कितना फुर्रदेसी और पूरे घर में आग से रखी। तो आग कैसे लगी? गैस ढक्कन खोलने से या दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था? ढक्कन ही खोला है। दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था उससे लगी या अपने आप ही लग गई? नहीं, बराबर में रोटी बन रही थी, दूसरे सिलेंडर से आग पकड़ ली। उधर मसूरी के लंढौर चौक बाजार में जीर्णशीर्ण हालत में एक भवन का एक हिस्सा गिरने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गुरुवार को दोपहर को अचानक से जीर्णशीर्ण भवन में लंढौर पुलिस चौकी से लगता हुआ एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले घटनास्थल के पास मोहल्ले के छोटे बच्चे खेल रहे थे। पुलिस टीम भी वहीं से गुजर रही थी। अगर उस समय भवन का हिस्सा गिरता तो एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। भवन स्वामी दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण किए जाने को लेकर उन्होंने कई बार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में नक्शा लगाकर निर्माण की अनुमति मांगी गई, परंतु निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये भवन में काम नहीं हो पा रहा है। पूर्व में भी हमने फेसबुक के माध्यम से ही डाला था फेसबुक पे कि जो जितनी बिल्डिंग है पूरी जर्जर हालत में, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वो तो शुक्र हुआ कि अभी इसके बीच आए नहीं। यहाँ पर पूरे मोहल्ले के बच्चे खेलते होते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती थी, किसी की मृत्यु हो सकती थी। अभी एक आंटी और उनकी बेटी यहाँ पर खड़ी थी, तो वो जरा सा 2 या 3 सेकंड पहले आगे की तरफ शिफ्ट हुए, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन से ये अपील करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, या फिर इसका जो भी रिपेयरिंग है या जो भी है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करें। सर बस इसे बनाने की परमिशन मिल जाए, अप्लाई भी क्या हुआ है, परमिशन मिल जाए तो हम बनाना शुरू करते हैं। क्या करें बताइए? अरे सर आप सर पता नहीं दुनिया भर की फॉर्मेलिटी होती है, क्या करें सर? बस दुनिया भर की ये करो, अब क्या करें सर? हमें डर है सर, अभी मेरे सामने गिर गया, बताइए आप, मैं ही खड़ा हुआ था, बताइए आप क्या करें? हमारी मदद कीजिए और थोड़ा हमें परमिशन दिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। तो मसूरी की ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रिनोवेशन को लेकर अनुमति नहीं मिल रही थी और पुराने मकान का हिस्सा गिरने से ये हड़कंप मच गया है। तस्वीरें भी बयां करती हैं कि किस तरीके की ये स्थिति बनी हुई है, किस तरह के हालात थे। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, अगर सोचिए बच्चे यहाँ पर खेलते रहते और उसके बाद ये हादसा होता तो कितना भयावह हादसा हो सकता था। विकास प्राधिकरण पर हादसे का आरोप मढ़ा जा रहा है कि ठीक तरीके से
परखा नहीं गया। रेनोवेशन को लेकर अनुमति नहीं मिल रही थी। दरअसल पहले भी कई बार एप्लीकेशन दी गई थी कि रेनोवेशन करवाया जाए, लेकिन उस बाबत प्राधिकरण की तरफ से रेनोवेशन को लेकर अनुमति नहीं मिल रही थी और देरी का नतीजा ये हुआ जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों पे देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ, हादसे से कुछ देर पहले ही बच्चे यहां पर खेल रहे थे। अगर कुछ देर बाद बच्चे यहां पर रुकते तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में अतिक्रमण हटाओ विशेष अभियान के तहत आज से उत्तराखंड में 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रदेश के 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए, जिसको लेकर अब सरकार पूरी तरीके से सख्त रुख अपनाने जा रही है। जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से हुए अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन जो लोग बसे हुए हैं उसके लिए मंत्रिमंडल की ओर से पूर्व में सब कमेटी बनाई गई है। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई हैं 23 नदियाँ, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड सरकार के लिए। बिल्कुल प्रियंका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है इस पूरे मामले पर, क्योंकि इससे पहले भी ये मामला उठा था। उसके बाद में जो मलिन बस्तियों के जो लोग थे वो अपनी जो स्थायी निवास को लेकर के वो लोग अपना कोर्ट गए थे, लेकिन हालांकि अध्यादेश ला करके सरकार ने उनका बचाव भी किया था। लेकिन अब एक बार फिर से अवैध तौर से जो अतिक्रमण किया गया है पूर्व में, उसको अब सरकार पूरी तरह से ध्वस्त करेगी और उसको कब्जे से मुक्त कराएगी। इसको लेकर के मंत्रिपरिषद की एक कमेटी का भी गठन किया गया है। समिति भी अपने स्तर से उस पर जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी और जो अवैध तरीके से अतिक्रमण है उस पर जल्द ही बुलडोजर भी चलता हुआ दिखाई देगा धामी का। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भी इसके संबंधित समीक्षा बैठक भी की थी और आज सचिवालय में जो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी अपनी सरकार का पूरा रुख स्पष्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया था, जो सरकारी भूमि पर, जो नदियों के किनारे, जो वन निगम की जो भूमि है उस पर जो अतिक्रमण किया गया था, उस सभी को ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया पवन दीक्षित जी सारी जानकारी के लिए। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में तेंदुए के आतंक से लोग खौफजदा हैं और बीती रात भी सोगी गांव में दयाल सिंह कोली के घर के समीप बनी गौशाला में तेंदुए ने जानवरों पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 36 बकरियां निशिकार हुई और जब सुबह पीड़ित के घर पर लोगों ने देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी नवल किशोर नेकी कर्मचारियों समेत घटनास्थल पर पहुंचे।
मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग का हाल बदहाल है। मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो रही हैं। वहीं पर कई दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गए और जिसमें सवार कई लोग चोटिल भी हुए। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 707A की हालत बद से बदतर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सड़क पर गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। सर ये 2 महीने से यही हाल है। जब से इन्होंने पाइपलाइन बिछाई ये रोड ऐसी है, ऐसा लग रहा है ये हाईवे नहीं है, ये किसी गली की रोड है। आप देख लीजिए यहाँ पे गाड़ियों के टायर फंस रहे हैं। मेरे सामने अभी स्कूटी वाला गिर गया यहाँ पे, है ना। अभी एक ऑटो वाला के टायर फंस गए यहाँ पे। बहुत बुरे हाल है। ऐसा लग रहा है कि इस शहर में कोई देखने वाला नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, चाहे नगर पालिका हो चाहे जल संस्थान हो। ऐसा लग रहा है किसी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। कम से कम 2 महीने हो गए सर इसको, तो 2 महीने से सड़क का बहुत बुरा हाल है। इन्होंने जो पानी की लाइन डाली थी और यमुना वाली जो पानी की लाइन है अभी शुरू की है, तो उसके बाद से इसको उन्होंने बनाया ही नहीं है। उसके बाद बारिश के बाद यहाँ पर ऐसा हाल है कि कल यहाँ पर 2 आदमी गिरे भी, आज भी गिरे स्कूटी में। बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर चलने लायक नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं और ये देख लीजिए गाड़ी कहाँ जा रही है, ये किस तरीके से चल रहे हैं लोग, बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा बहुत बना हुआ है। चलिए फिलहाल लेते हैं बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।